हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन जो कि एनडीए और सीडीए से रिलेटेड होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्लेस्ड सेकंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अबंडेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो जब भी हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे जो सबसे अबंडेंट गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद जो गैस आती है वो आती है ऑक्सीजन। तो सेकंड मोस्ट पूछा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन गैस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ एसिड रेन? ओजोन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो होता क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये दोनों की दोनों जो होती है वो पॉल्यूटेंट की तरह काम कर रहे होते हैं। तो जब ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो अब ये जब दोनों के दोनों एसिड पानी के साथ, बारिश के साथ यहाँ पे धरती पे गिरते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं एसिड रेन। यानी कि एसिड रेन के लिए कौन सा पॉल्यूटेंट जो होता है वो इफेक्ट करता है इसको, तो वो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिजायरेबल रेंज ऑफ पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज। अब देखो हम यहाँ पे बात करें ड्रिंकिंग वाटर के बारे में। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर का पीएच कितना होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, ना ही एसिडिक होना चाहिए, ना ही बेसिक होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे डी ऑप्शन देखूँ 7.0 टू 8.5, तो ये तो कैसा हो गया, बेसिक हो गया। अगर मैं 6.5 से 7 के बीच में देखूँ तो ये ठीक है वैसे तो, लेकिन ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि एसिडिक की तरफ भी जा रहा है। 5 से 6.5 की तरफ अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे इसको भी क्या बोलेंगे, एसिडिक बोलेंगे। 6.5 से लेकर 8.5 के बीच की जो रेंज है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट उसके बाद अपने पास क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो देखो जब भी कोई भी केमिकल बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। आपने सुना होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती है? जब भी एनर्जी जो है वो बाहर रिलीज होती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। एक्सो का मतलब बाहर, थर्मिक यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो कहाँ की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अब देखो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, और जितनी भी हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है ना, यानी कि वो रिएक्शंस जो कि अपने आप हो रही होती हैं नेचर के अंदर, उनको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बोलते हैं। तो जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं वो ज़्यादातर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है, यानी कि जो एनर्जी होती है वो रिलीज ही होगी जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज। ठीक है, यहाँ पे इन नहीं होगा, यहाँ पे आएगा इज, एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज। नेक्स्ट उसके बाद है, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। ठीक है, तो ये क्या है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, साथ में तुम इसमें 10H2O लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो सबको यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में। तो बस याद रखना कि ये जो बेकिंग सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि NaHCO3 होता है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक सारे पीते हैं, तो उसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? तो उसके अंदर प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पानी के साथ मिलके कौन सा एसिड बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो हमें ये जो टेस्ट आ रहा होता है ना, और जो तुम इसके ऊपर फिश वगैरह देख पाते हो, वो सब किसकी होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन K and L शेल्स ऑफ Na पॉजिटिव आयन। अब देखो जब हम बात करते हैं Na सोडियम के बारे में, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो कितना होता है, 11। अब हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, Na पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुका है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुका है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन।
नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे देखूँ सोडियम का, तो सोडियम के अंदर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। बाहर वाले शेल में होंगे 8 और सबसे बाहर वाले शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 11। अब हमने बोला कि हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो ये जो अपने पास K वाला शेल है और ये अपने पास जो L वाला शेल है, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन बच गए यहाँ पे? 2 और 8। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आयोडीन अक्कर्स इन द पीरियड। तो ये जो आयोडीन है वो कौन से पीरियड में आता है? वैसे तो अगर मैं ग्रुप के बारे में बात करूं तो ये 17 ग्रुप का पार्ट होता है। 17 ग्रुप यानी कि हेलोजन्स का पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे टॉप पे क्या पाया जाता है? फ्लोरीन, फिर उसके बाद आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर उसके बाद आता है आयोडीन। और यहाँ पे कौन से पीरियड में आता है? सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, और आयोडीन किस वाले पीरियड के अंदर आएगा? फिफ्थ पीरियड के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे है कैल्शियम फोर्थ पीरियड का पार्ट है, एल्यूमिनियम सेकेंड पीरियड का पार्ट है, नियॉन सेकेंड पीरियड का पार्ट है, रेडियम सेवन्थ पीरियड का पार्ट है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो कि करेक्टली मैच नहीं हो रही है? तो ऑप्शन आएगा बी। ये जो अपना एल्यूमिनियम होता है ये होता है थर्ड पीरियड का पार्ट। ठीक है, बाकी सारे बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, बस यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो थर्ड पीरियड का पार्ट होता है, सेकेंड पीरियड का नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद अपने पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विद द मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूजेस इट शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेटल होगा जो कि मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और वो होता है ब्राउन कलर का, और जब उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। जैसे कि हम कुछ ज्वेलरीज वगैरह पहनते हैं, तुमने देखा होगा कि ग्रीन ग्रीन सा होना शुरू हो जाता है स्किन में। ठीक है, तो कौन सी ज्वेलरी पहनते हैं हम? कॉपर की। ठीक है, तो ये जो कॉपर होता है ना, कॉपर जब मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर वहाँ पे वो किस कलर का हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर आ गया कॉपर। नेक्स्ट उसके बाद है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो बड़ा आसान है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? HCl, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट को हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? मेलेबिलिटी। और एक अपने पास प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि एलिमेंट को हम चेन की फॉर्म में बना सके। तो इन सब में से हमारे पास ये जो AU है, यानी कि ये जो अपने पास गोल्ड होता है, उसके पास मेलेबिलिटी की भी प्रॉपर्टी होती है और डक्टिलिटी की भी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसको थिन शीट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में उसकी हम चेन वगैरह भी पहन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। तो एल्यूमिनियम कहाँ से बनता है? कौन से और से बनता है? ये तो रट लो, ये बनता है बॉक्साइट और से। ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये बॉक्साइट और से बनता है। नेक्स्ट है, ओजोन लेयर which absorbs the ultraviolet radiation is found in which one of the following layers of the atmosphere। तो ये जो ओजोन लेयर है अपनी, यानी कि O3 जो लेयर है अपने पास, वो एटमॉस्फेयर के कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 180 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, what is the concentration of solution in terms of mass by mass percentage। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं ना मास बाय मास परसेंटेज की, ठीक है, इसको हम m/m परसेंटेज भी लिख देते हैं, w/w परसेंटेज भी लिख देते हैं। तो मास बाय मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है अपने पास
ऊपर भी मास आएगा, नीचे भी मास आएगा, ऊपर आएगा सॉल्यूट, नीचे आ जाएगा अपने पास सॉल्यूशन। तो ऊपर है मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो सॉल्यूट का मास कितना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 20 ग्राम। ठीक है, तो 20 है यहाँ पे। अगर मैं सॉल्यूशन देखूँ तो सॉल्यूट कितना है 20, सॉल्वेंट कितना है 180। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से बनता है, यानी कि कितना हो गया 20 प्लस 180, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 100 से, तो ये कितना आ गया 20, नीचे आ गया 200 इंटू 100, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 10, तो यहाँ पे क्या बना 10%। ठीक है, तो कितना मास बाय मास परसेंट प्रेजेंट होगा, 10% मास बाय मास प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच वन अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं एसिटाइलिन। किसके साथ यूज करते हैं, ऑक्सीजन के साथ यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन among the following metals is prominently used in मोबाइल फोन बैटरीज। मोबाइल फोन बैटरीज में कौन सा मेटल यूज किया जाता है, लिथियम मेटल यूज किया जाता है। तुमने सुना होगा लिथियम बैटरीज यूज करते हैं, तो कहाँ पे यूज करते हैं, मोबाइल फोन बैटरीज में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड दैट एटम इज इनडिविजिबल। तो किसने बोला था, डेल्टन ने बोला था। डेल्टन ने क्या बोला था कि जितने भी चीज़ें प्रेजेंट है वो सब बनी हुई होती है एटम से, और एटम जो होते हैं उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में हमें पता लगा था कि उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। लेकिन डेल्टन ने क्या बोला था, डेल्टन ने बोला था कि जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट। तो ये जो ओजोन लेयर है वो हमारी धरती के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेस। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग लेड पेंसिल। तो याद रखना, ये जो हम बोलते रहते हैं ना लेड पेंसिल, इसके अंदर लेड कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, 0% से भी कम प्रेजेंट होता है। ये जो लेड पेंसिल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सब्सटेंस whose composition are not uniform and different components are mixed are called। देखो जब हम बात करते हैं ना होमोजीनस सब्सटेंसेस के बारे में, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो भी हम कंपोनेंट यूज करते हैं ना वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन के होते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनस सब्सटेंसेस जो होते हैं उसमें जो यूनिफॉर्म होते हैं, उसमें जो कॉम्पोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, और इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स को हम मिक्स करते हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला, हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अपने पास हेट्रोजीनस सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ डैश इज मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच मे बी इन एनी रेशो। किसी भी रेशो में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो मिक्सचर होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता फिक्स्ड रेशो, तो फिक्स्ड रेशो अगर लिखा होता तब हम बोलते उसको कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इन एनी रेशो, यानी कि यहाँ पे आएगा मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। इनमें से कौन सी चीज प्योर सब्सटेंस नहीं है, तो कॉपर एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है। गोल्ड भी प्योर सब्सटेंस है। वाटर H2O ये क्या है, एक कंपाउंड है, और कंपाउंड किसके अंदर आते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं, क्योंकि इनकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं शुगर सॉल्यूशन की, तो इसमें तो हमने क्या मिक्स किया है, इसमें हमने मिक्स किया है शुगर प्लस वाटर, तो यानी कि एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये एक मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the 3 states of matter has a definite shape and size। जिसका definite shape भी होगा, जिसका एक definite size भी होगा, तो वो होता है अपना solid। अगर हम liquids के बारे में बात करते हैं ना, तो ये जो liquids होता है इनकी जो shape होती है वो
डेफिनेट होती है। इनडेफिनेट क्यों होती है? क्योंकि जिस भी कंटेनर में हम इसको डालते हैं ना वो उसकी शेप ले लेता है, लेकिन इसकी खुद की शेप नहीं होती। गैसेस की भी जब हम बात करते हैं तो इसकी भी इनडेफिनेट शेप ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द HCH बॉन्ड एंगल इन अ मीथेन मॉलिक्यूल। तो मीथेन क्या होता है? CH4। तो CH4 यहाँ पे हमें पता है कि जो कार्बन होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे कार्बन, इधर हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। इसको मैं और कैसे रिप्रेजेंट करूँ अगर 3D स्ट्रक्चर में, कि एक हम इसको ऐसे ऐसे बना देते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो प्लेन है ना इसे पीछे की तरफ जा रहा है, और एक में हम कुछ ऐसे बना देते हैं, डार्क सा बना देते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस प्लेन से ये आगे की तरफ आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। और यहाँ पे जो मैंने नॉर्मल लाइंस बनाई हुई है ये डिपिक्ट कर रहा है कि ये इसी प्लेन में ही है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोल देते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे कार्बन के साथ 4 जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है ना सबके बीच में, वो देखने को मिलता है 109.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो पहली स्टेटमेंट है, इट इज द मोस्ट स्टेबल फेस ऑफ कार्बन एट नॉर्मल कंडीशन। तो ये जो अपने पास स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, इट इज मेड अप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो ये गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर एक जो कार्बन होता है ना वो जुड़ा हुआ होता है 3 कार्बन के साथ। ठीक है, तो अगर 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। ठीक है, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। थर्ड है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। वैसे तो जब हम देखते हैं कि जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं, लेकिन ये जो ग्रेफाइट होता है ना इसके पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। यानी कि हमारे पास 2 करेक्ट ऑप्शंस हैं जो कि है 1 एंड 3, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अबाउट फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर। तो देखो ये जो फिनोफ्थलीन होता है वो क्या होता है? वो होता है एक एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, यानी कि ये बताएगा कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है नेचर में। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे कि ये जो फिनोफ्थलीन होता है ना नॉर्मली, यानी कि अगर मैं एसिडिक कंडीशन के बारे में बात करूँ चाहे मैं न्यूट्रल कंडीशन के बारे में बात करूँ, तो ये कैसा रहता है? कलरलेस। लेकिन जैसे ही बेसिक कंडीशन आती है वैसे ही ये पिंक कलर में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शंस पढ़ो, इट टर्न्स रेड इन एसिड, ये तो बिल्कुल गलत है। इट टर्न्स कलरलेस इन एसिड एंड पिंक इन बेस, ये हो गया बिल्कुल ठीक। तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लो, इट टर्न्स ऑरेंज, ऑरेंज तो बिल्कुल भी नहीं होता। इट टर्न्स कलरलेस इन एसिड एंड ग्रीन, ग्रीन नहीं होता है बेस में, पिंक होता है बेस में। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, Which of the following statements about the chemical nature of diamond and graphite is incorrect? जो कि incorrect है about diamond and graphite। तो पहला है, density of diamond is greater than that of graphite। Second है, diamond is chemically unreactive whereas graphite mildly reacts with certain elements। थर्ड है, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड फोर्थ है, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो अब यहाँ पे जब तुमने थर्ड वाली स्टेटमेंट पढ़ी होगी तो यहाँ पे क्या लिखा है? बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम डायमंड के बारे में बात करते हैं ना तो एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये वाला भी 4 के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो यानी कि ये रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे हमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा डायमंड होता है वो एक बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। जबकि ये जो हमारा ग्रेफाइट होता है उसमें एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है,
यहाँ पे हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से गुड कंडक्टर बन जाता है। तो दोनों के दोनों एक्सीलेंट कंडक्टर नहीं होते हैं। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, यानी कि जो अपनी स्टेटमेंट गलत है वो होगी सी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का क्या मतलब हुआ, जहां पे हीट रिलीज्ड होती है उसको हम बोल देते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। क्विकलाइम होता है CaO, ठीक है, ये भी याद रखना है क्योंकि क्विकलाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होगा। देन है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। अब देखो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है, जब अपना सॉलिड गैस में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सब्लिमेशन। तो यहाँ पे सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है, यानी कि मुझे यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी। यहाँ से हीट नहीं निकल रही है, यहाँ पे मुझे हीट देनी पड़ेगी, यानी कि ये कैसी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब जहाँ पे हमें हीट देनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास होगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन का क्या मतलब होता है, जब अपने पास लिक्विड चेंज होता है गैस में तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है कि लिक्विड से अगर गैस में चेंज होना है तो हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी हीट, यानी कि ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये भी अपने पास गलत। अब देखो जब भी हम पानी और क्विकलाइम की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर अपने पास क्या बन जाता है, अपने पास यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे देखो करके दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे है क्विकलाइम, यहाँ पे है मेरे पास वाटर। इन दोनों की अगर तुम रिएक्शन करोगे तो अपने पास बनेगा CaOH ट्वाइस। ये CaOH ट्वाइस क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना CaO, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं क्विक लाइम, ठीक है। वैसे ही ये जो अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, यहाँ पे तुमने दो नाम याद रखने हैं। एक तो तुमने यह नाम याद रखना है स्लेक्ड लाइम, ठीक है। एक तुमने नाम यहाँ पे याद रखना है लाइम वाटर, ठीक है। तो स्लेक्ड लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। लाइम वाटर किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। और क्विक लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। और ये जब रिएक्शन होती है, ठीक है, तो इसमें हीट निकल रही होती है, यानी कि ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल और वॉशिंग सोडा। तो ये जो अपना वॉशिंग सोडा होता है ये क्या होता है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि इसमें होते हैं 10H2O, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा, 10 ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मरकरी सल्फाइड। तो मरकरी सल्फाइड यानी कि वर्मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है अपने पास, इन ऑर्डर टू नो द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिक्वायर्ड। देखो जब भी हम बात करते हैं ना मास नंबर के बारे में, तो वैसे तो एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे कि जब भी हम देखते हैं अपने पीरियोडिक टेबल को तो यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट लिखा हुआ होता है पीरियोडिक टेबल में, राइट। उसके ऊपर एक नंबर होता है, नीचे एक नंबर होता है। तो ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है मास नंबर। और ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एटॉमिक नंबर। ये जो अपने पास एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, या फिर हम बोल देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अनचार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आया कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, वहाँ पे प्रोटॉन भी लिखा रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी लिखा रहा है, तो वहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि क्या टिक करके आओगे, वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन टिक करके आओगे। तो एटॉमिक नंबर तो हमें पता लग गया कि वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और जब भी हम बात करते हैं मास नंबर के बारे में, मास नंबर जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों को मिलाकर हम उसको क्या बोलते हैं, मास नंबर बोल देते हैं। और अभी अभी हमने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। यानी कि हमें क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर भी चाहिए और साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी चाहिए। यानी कि अपना कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, What color gets coated on silver due to corrosion? तो जब भी सिल्वर डाला जाता है, सिल्वर में अगर कोरोजन होती है तो किस कलर का अपेयर होता है, ब्लैक कलर का अपेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर विल हैव 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं 1 मोल की। 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, जो मर्जी बोलो, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर कितना ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा। तो यानी कि 1 मोल की बात कर रहे होंगे यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ H2O के अंदर कितना ग्राम प्रेजेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन का कितना नंबर होता है, 16, मतलब मास नंबर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका कितना मास होता है, 16 होता है। तो ये कितना हो गया, 2 + 16 यानी कि कितना आ गया, 18 ग्राम। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉलिड डैश इज नोन एज ड्राई आइस। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है। ये ड्राई आइस जहाँ बहुत फ्लेम्स निकल रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन सॉर मिल्क। खट्टे दूध में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस कंसिस्ट मेनली ऑफ। बायोगैस में क्या प्रेजेंट होता है, मेनली मीथेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एल्कली मेटल स्कैन। अब ये जो अपने एल्कली मेटल्स होते हैं, यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्रुप 1 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है लीना की रूबी के साथ फ्रेंडशिप, कुछ ऐसे भी याद करते हैं, है लीना की रब से फरियाद, मैंने ऐसे याद किया हुआ है लीना की रूबी के साथ फ्रेंडशिप। हाइड्रोजन को तो छोड़ दो, ये तो एक्सेप्शन के अंदर आता है क्योंकि ये क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन हमने इसको किसके साथ रख दिया हुआ है, मेटल्स के साथ रख दिया हुआ है। तो ये जितने भी अपने एल्कली मेटल्स होते हैं, ये अब तुमने देखा होगा कि यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक नहीं, सॉरी, यहाँ पे आता है 1, सिर्फ 1, NS 1। यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। और सबको तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो ये क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की कोशिश करेंगे स्टेबल होने के लिए। तो यानी कि ये ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। जैसे अगर तुम सोडियम को देखोगे हमेशा Na पॉजिटिव स्टेट में देखोगे, लिथियम को देखोगे Li पॉजिटिव स्टेट में। एक ही पॉजिटिव है यहाँ पे, 2, 3, 4, 5 नहीं है, सिर्फ एक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बड़ी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट है अपने पास एलिमेंट्स A, B and C occur as Dobonier's triad. If the atomic mass of A is 40 and that of C is 137, what will be the atomic mass of B?
अब देखो डोबनिया ट्राइड क्या था। सबसे पहले जब हम अपने पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो जैसा हमें आज दिखाई देता है ये पहले वैसा नहीं था। बहुत सारे लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन की, पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की थी और यहाँ पे जो फर्स्ट नाम हम लेते हैं ना वो लेते हैं डोबनिया ट्राइड का। तो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ट्राइड, यानी कि इसने क्या किया होगा, एलिमेंट्स को बांटा होगा तीन तीन के ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो यहाँ पे उसने क्या बोला, जैसे मान लो मेरे पास तीन एलिमेंट प्रेजेंट है, एक्स वाई एंड जेड प्रेजेंट है, तो फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का जो एटॉमिक मास है जब हम उसका एवरेज निकालते हैं ना तो वो किसके बराबर आता है, वाई वाले के बराबर आता है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अपने पास तीन एलिमेंट है ए बी एंड सी, ठीक है। एटॉमिक मास ए का हमें बोला हुआ है 40, सी का हमें बोला हुआ है 137, हमें निकालना है बी का। तो डोबनियर ट्राइड में हम क्या बोलते हैं, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकाल देंगे, ठीक है। एवरेज कैसे निकालोगे, 40 प्लस 137 बाय कितना आ जाएगा अपने पास 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ही है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 177/2 और इट कम्स आउट टू बी 88.5 समथिंग आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना है 88, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म hexagonal array, rigid 3-dimensional structure, a structure in the shape of football, a structure of a ring। तो यहाँ पे याद रखना ये एक रिजिड 3-dimensional स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। डायमंड हेक्सागोनल एरे नहीं बनाता है, हेक्सागोनल एरे तो अपना कौन बनाता है, ग्रेफाइट बनाता है। शेप ऑफ फुटबॉल फ्यूलरीन बनाता है। स्ट्रक्चर ऑफ रिंग, रिंग वाला भी अपने जो रिंग वाले फुटबॉल रिंग वगैरह, ठीक है, तो ये भी फ्यूलरीन के अंदर आएगा। ये जो अपना डायमंड होता है वो एक रिजिड 3-dimensional स्ट्रक्चर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3COCH3। इसको लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो R या ऐसे कर लो, हाँ, RC डबल बॉन्ड O R। तो ये वाला ग्रुप कौन सा होता है अपने पास, कीटोन ग्रुप। नेक्स्ट है अपने पास, व्हाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स मेनली बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। ये जो अपना कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्डिंग से ही अपने कंपाउंड्स क्यों बना रहा होता है। फर्स्ट है, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द कार्बन। हाँ ठीक है, कि अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो इसका नंबर होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अगर मैं देखूं अंदर वाले शेल के अंदर इसके आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट तो ठीक है। नेक्स्ट है, इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म C4+ और C4 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो ट्रांसफर करना होता, क्योंकि सबको अपना क्या कंप्लीट करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है ना। तो अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में स्टेबिलिटी के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को अंदर डालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। नेक्स्ट है, शेयर्स इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो देखो ट्रांसफर तो नहीं कर सकता, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यानी कि आंसर आएगा अपना ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ हाइड्रोकार्बन हैज 4 कार्बन एटम्स, गिव इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट इज एन एल्कीन। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, एल्कीन पूछा हुआ है। अब जब भी हम एल्कीन के बारे में बात करते हैं हम क्या बोलते हैं, एल्कीन यानी कि जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक तो वो जनरल फॉर्मूला भी देख देते हैं। जनरल फॉर्मूला होता है इसका CnH2n। अगर मैं बात करूँ एल्केन के बारे में तो एल्केन का कितना होता है, CnH2n+2। अगर मैं बात करूं एल्कीन के बारे में तो इसका कितना होता है, CnH2n।
क्योंकि 2 हाइड्रोजन हटा दिए बस, और क्या करना है, ठीक है। अगर मैं एल्काइन के बारे में बात करूँ तो यहाँ से भी तुमने 2 हाइड्रोजन हटा देने, यानी कि कितना हो गया CnH2n -2। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बस डबल नंबर का होना चाहिए। अब 4 का डबल क्या 10 होता है, नहीं होता। यहाँ पे 4 का डबल कितना होगा 8, यानी कि अपने पास यही आएगा अपना एल्कीन। तुम्हें यहाँ पे बनाने बुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रक्चर, बस ये वाला तुमने फॉर्मूला देखना है कहाँ पे अप्लाई हो रहा है और वही तुम्हारा एल्कीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड किसके पास होगा, अभी देखो ट्रिपल बॉन्ड में हमने क्या बोला था कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n -2। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, ठीक है। अब 3 का डबल कितना होगा 6, 6 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ गया 4, यानी कि क्या होना चाहिए C3H4। स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, C3 ट्रिपल बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे इस कार्बन को देखोगे तो 4 कंप्लीट ही है और इसके साथ तुमने बस 1 हाइड्रोजन लगा दे, तो गिन के देख लो कितने हो गए यहाँ पे C3H4 और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। 5 ही क्वेश्चन बचे हैं। देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड इज एन इंसुलेटर, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, इंसुलेटर, ठीक है। तो डायमंड इज एन इंसुलेटर बिकॉज ऑफ it is tough, it has no free electron to conduct electric current, it is not soluble in water, its structure is very consolidated। तो देखा जाए सारे के सारे ऑप्शन ठीक लग रहे हैं डायमंड के बारे में, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि इंसुलेटर क्यों नहीं है। तो इंसुलेटर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है, तो ये होगा अपना बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। तो इथेन के मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे C2H6 भी दे रखा है हमारे पास। वैसे इथेन से भी पता लगा सकते थे, इथ यानी कि 2 कार्बन की बात कर रहे हैं, एन यानी कि हम एल्केन यानी कि सब कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो अपने पास C2H6। अब देखो जब भी हम कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं ना, तो इसको कैसे याद रखोगे कि जब भी तुम्हें नॉन मेटल और नॉन मेटल साथ में दिखाई दे गया, यानी कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। वैसे भी हमने पूरी जो ऑर्गेनिक पढ़ते हैं वो किस हिसाब से पढ़ते हैं कि जो कार्बन होता है वो कोवलेंट बॉन्ड शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब गिनने बैठो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं अपने पास, 7 कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि कन्वर्ट करता है इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में। इथेनॉल क्या होता है अपने पास CH3CH2OH, ये क्या है अपने पास इथेनॉल। इथ यानी कि 2 कार्बन, एन यानी कि सिंगल सिंगल बॉन्डिंग होगी, ओल यानी कि OH वाला ग्रुप लगा होगा। तो इसको इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट करता है। तो ऑक्सीडेशन ही हो रही है ना, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दो बाहर, एक ऑक्सीजन को ले आओ अंदर। तो जब भी हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे कि ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे याद रखना कि हम यूज करते हैं एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन CH3COH ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो COOH आ रहा है, COH क्या होता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। याद रखना RCOOH क्या है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऊपर ही हमने देखा था कि अगर अपने पास RC डबल बॉन्ड OR होगा तो क्या होगा अपने पास
कीटोन होगा। एल्डिहाइड क्या होता है, जब CHO ग्रुप होगा यानी कि C डबल बॉन्ड O तो होगा ही होगा, बट यहाँ पे अपने पास एक जगह H लगा होगा, एक जगह R लगा हुआ होगा। और एल्कोहल क्या होता है अपने पास, जहाँ पे भी OH वाला ग्रुप लगा हुआ होगा वो होगा अपना एल्कोहल वाला ग्रुप। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड CH3COOH, इसका कॉमन नेम क्या है, तो याद रखना इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। ये जो एसिटिक एसिड होता है कहाँ पे पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 5 to 7% यहाँ पे एसिटिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड होगा, और जो जितना भी बच गया बाकी वो सारा होता है पानी। ठीक है, तो ये बस नाम याद रखना कि इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड को ही बोलते हैं। और अगर मैं तुम्हें पूछ लेती मिथेनोइक एसिड, तो मिथेनोइक एसिड यानी कि अपने पास क्या हो जाता है HCOOH, तो ये किसको बोला जाता है, फॉर्मिक एसिड को। जो कि आंट की स्ट्रिंग तुम्हें चींटी काटती होगी तो तुम्हें जलन होती होगी, ठीक है, नेटल प्लांट हो गया, बी स्ट्रिंग हो गई, तो उसमें हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है। तो फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम मिथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम इथेनोइक एसिड। तो यहीं पे हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कौन सी वीडियो बनानी है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।